जय हिंद दोस्तों। आज एसपीडी बुक का इसमें आधुनिक भारत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। जो कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है पूछ रहा। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है, तो क्या है, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। तो बारी बारी से सबका सीरियल नंबर दिया गया है कि कौन पहले कौन बाद में आए थे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था सबसे पहले भारत, तो सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, प्रथम पुर्तगाली का नाम इसमें पूछ रहा है, तो वास्को डी गामा आया था सबसे पहले। और कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पे आया था, तो पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरी ने स्वागत किया था। आगे है, दोबारा वास्को डी गामा कब आया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। दोबारा 1502 ईस्वी में आया था। फिर आगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित की थी और कहाँ स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी, तो कहाँ की थी, तो कोचीन में की थी। कब की थी, 1503 ईस्वी में की थी, 1503 ईस्वी में की थी। आगे है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब नियुक्त हुआ था, तो 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। आगे है, शांत जल की नीति, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, लागू किया था। किसने लागू किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। आगे है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। कब किया गया था, तो 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। डच लोग भारत आए थे। डच कब आए थे, तो 1596 में आए थे। डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। डच निवासी थे हॉलैंड या नीदरलैंड के। आगे है, पहला डच यात्री कौन था, उसका नाम पूछ रहा, नाम यहाँ पे लिखा हुआ। पहला डच यात्री कौन था, तो कार्लेनियन, एक मिनट, पहला डच यात्री कौन था। पहला डच यात्री यहाँ पे दिया हुआ, पहला डच यात्री कौन था, तो कार्लेनियन हाउटमैन था। पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी, या उसी को फैक्ट्री बोलते हैं, स्थापित की थी। कहाँ और कब स्थापित की थी, यहाँ पे दिया गया है, डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब, तो 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ, डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और डचों डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध से पतन होना स्टार्ट हो गया था। कब, तो 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसकी अनुमति से, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो कि अस्थायी थी सूरत में स्थापित की थी, तो जहांगीर की अनुमति से, जहांगीर की अनुमति से। आगे देखते हैं, अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था, अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए अंग्रेजी या यूरोपीय शासन काल में, तो बिहार प्रसिद्ध था। बिहार में अफीम और सोरा का उत्पादन अधिक होता था। भारत आने वाला प्रथम जहाज,
पहला जहाज जो भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन था नाम उसका। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई तो 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर का नाम पूछ रहा है, कौन था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर? तो डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने, जो कि फ्रांसीसी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार तो 1761 में हुआ था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था किसने और कब किया था? तो कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉर्ज चार्नक ने 1690 में। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉर्ज चार्नक ने 1690 में किया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये 3 जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछ रहा, यहाँ पे दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1746 से 1748 तक चला था। 2 वर्ष चला था। समाप्त हुआ था कौन संधि से समाप्त हुआ था? तो एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। एक्सला-शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था, जो कि समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। प्रथम एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था और दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 1763 तक चला था, समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। कौन संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से। हम्बुराबी शासक था कहाँ का? हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। बांडीबास का युद्ध हुआ था। बांडीबास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था बांडीबास का युद्ध। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बांडीबास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसको? फ्रांसीसियों को हराया था। आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराया था बांडीबास के युद्ध में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था। कब? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना था 1761 में। 1761 में सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? कौन है? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब या पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूचंद था। गुरु नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर का स्थापित किया था। किसने किया था? संगत धर्मशाला और पंगत लंगर, जिस पंगत को ही लंगर कहते हैं और संगत को ही धर्मशाला कहते हैं। इस प्रथा को किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। गुरु नानक देव जी ने किया था। ठीक है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? गुरु नानक देव जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन हुए थे? गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो गुरु अंगद थे। गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद, वही गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए थे।
अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसे? अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसे? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को दिए थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे। खुद को सच्चा बादशाह कहा था किसने? अपने आप को सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। श्री हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि अमृतसर में है, किसने बनवाया था? हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसे किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, उसका नींव किसने रखी थी? साईं मियाँ मीर ने। साईं मियाँ मीर ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया किसने दिया? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर ने दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी किसने की थी? तो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने किए थे। हिंद की चादर कहलाए। हिंद की चादर नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। हिंद की चादर नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था किसने? खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था कहाँ और कब? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बताया था किसे बताया था? गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे बताया था? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था उसी को गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था कब और कहाँ? रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुकरचकिया मिसल के मानसी के घर में हुआ था। 2 नवंबर 1780 को शुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था पुत्र खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था उनका पुत्र खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह। फिर आगे है अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, जो कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। सिराजुद्दौला था कौन था? बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी कब? तो 20 जून 1756 को घटी थी। कब घटी थी काल कोठरी की घटना? तो 20 जून 1756 को घटा था और सिराजुद्दौला के समय घटा था। सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी कब हुई थी? अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था किसने? दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर।
सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ? बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, कब बना था बताइएगा? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में। आगे है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। बक्सर के युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति था। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। आगे देखिएगा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव द्वारा हुआ था, जो कि 1765 से 1772 तक चला था। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था किसने और कब? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था तो 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा? तो वारन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। फिर प्रथम मदरसा की स्थापना वारन हेस्टिंग ने की थी, कब? 1781 में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारन हेस्टिंग द्वारा हुआ था 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है जिन्होंने इल्बर्ट बिल लाया था, कब? तो 1883 में। फूट डालो और राज करो की नीति है किसका? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। मानव नरबलि प्रथा पर रोक लगाया था किसने? मानव नरबलि प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया था। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। भयंकर अकाल बंगाल में 1770 ईस्वी में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में बना था मैसूर का शासक हैदर अली। आगे है, हैदर अली की मृत्यु हुई थी कब? तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का मृत्यु हुआ था। हैदर अली का पुत्र जो कि उत्तराधिकारी हुआ था उसका नाम था हैदर अली का पुत्र जो कि उत्तराधिकारी हुआ था उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? 4 मई 1799 को। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था कौन था? प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली था। कौन था? हैदर अली।
तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था। तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने, जिसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ, रैयतबाड़ी व्यवस्था जो कि किसानों के साथ था, को सर्वप्रथम लागू किया था। किसने लागू किया था? तो 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुंडो के द्वारा तमिलनाडु में लागू किया गया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया था किसने? मद्रास एवं बम्बई में मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया था तो थॉमस मुंडो ने 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। अस्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था? तो 1793 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुआ था अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। आगे देखते हैं। आगे है सूर्यास्त का कानून संबंधित है। किससे संबंधित है सूर्यास्त का कानून? तो सूर्यास्त का कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त का कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से। महालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में हुई थी। महालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हुई थी और हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई थी। सहायक संधि पद्धति शुरू हुआ था लॉर्ड बेलेजली ने। सहायक संधि पद्धति शुरू किया था किसने किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था सहायक संधि पद्धति की शुरुआत। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदर के निजाम था, जो कि 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। दूसरा राज्य था मैसूर, जो कि 1799 में मैसूर ये किया था, स्वीकार किया था। और हैदराबाद किया था 1798 में। अगला वर्ष 1799 में मैसूर किया था। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था कब? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि को स्वीकारा था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध का राजधानी कहाँ था? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। कब? तो 1856 ईस्वी में। कुप्रशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। कब किया था? तो 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। और बेसिन की संधि कब हुई थी? तो ये भी 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों का संधि पर विलय हुआ था। अंग्रेजों का सिंध पर विलय कब हुआ था? अंग्रेजों का सिंध पर विलय हुआ था 1843 में। लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ था 1843 में, लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था और किसके शासनकाल में? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में। 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। और कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद में सुनाया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आगे है महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित हुई थी? तो 1858 में हुई थी। 1858 में। कैसर एक हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को कब दिया गया था? तो 1877 में। 1877 में। आगे देखते हैं। वाटरलू जो कि बेल्जियम में है, का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध, बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि हुआ था कब? सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था कब और किसके शासनकाल में? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 में, मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। 1854 का वुड का डिस्पैच
संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। वुड डिस्पैच जो कि आया था 1854 में, संबंधित है शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड को, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच को। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग की नियुक्ति किया था कब? शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग नियुक्त किया था कब? तो 1917 में। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग नियुक्त किया था 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ किसने किया था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने? पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था? कौन सा समाचार पत्र था जो कि भारतीय के द्वारा पहला समाचार प्रकाशित किया गया था? भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1779 में, 1779 में हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था कब? न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था तो 1908 में। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था? किसने और कब? तो 1843 में किया था। किसने? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी और कहाँ से? तो 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आगे है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल किया गया था? चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल जो था वो सेना में कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर के महीना में किया गया था। कब? तो 1856 में किया गया था। 1856 में। मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। घटना हुई थी कब? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था जो कि मुगल सम्राट था? 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट जो कि मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के कोई भी एग्जाम है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल था और रोटी था, जिसे चपाती भी कहते हैं। कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इससे भी क्वेश्चन आता है कि किसने क्या कहा था 1857 की क्रांति को। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत जो कि गुप्त सभा था, जिसे गुप्त सभा कहा जाता था, का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। और कब किया था? तो 1904 में नासिक में किया था। नासिक। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? अभी बोले थे दोस्तों कि इससे बहुत किसने क्या कहा था 1857 की क्रांति को लेकर के, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये सभी ध्यान में रखिएगा।
देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था। तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा था कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह है, ठीक ना। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरायली ने। किसने कहा था, डिजरायली ने कहा था। फिर 1857 के विद्रोह को धर्मांधो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था। तो ये हो जाएगा LER रीज ने कहा था। धर्मांधो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीच ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स ऑटरम एवं W टेलर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स ऑटरम एवं W टेलर ने कहा था। फिर है आगे है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था। 1857 का जो विद्रोह था न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसने इस बात को कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। आगे है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने। और उसका दमन किया था हडसन ने। दमन किसने किया था, हडसन ने। लखनऊ, जिसे अवध के रूप में जाना जाता था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में कौन किया था नेतृत्व, तो बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने। और दमन किया था, दबाया था कैंपबेल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कहाँ से कौन नेतृत्व किया था, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें जितना भी दिया गया है ना सारा, मतलब एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक बात बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारा बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। और ये देखिएगा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। तात्या टोपे को ही रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब का मूल नाम क्या था, नाना साहब का मूल नाम था धोतु पंत। नाना साहब का मूल नाम था धोतु पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, लक्ष्मीबाई ने। और दमन कौन था, दमन कौन किया था, तो ह्यूरोज ने किया था। दमन कौन किया था झांसी में, तो ह्यूरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किए थे, जो कि जगदीशपुर से थे। और दमन किया था विलियम टेलर ने, विलियम टेलर ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, पटना से कौन किए थे 1857 के नेतृत्व, तो पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता थे। दमन किया था विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था इलाहाबाद में नेतृत्व, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। दमन किया था जनरल नील ने, इलाहाबाद में दमन किया था जनरल नील ने। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको देखने वाला उर्दू के कवि कौन थे, तो मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे, तो आगरा के निवासी थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक, पुस्तक जो है 1857 उसका लेखक कौन है, तो एस एन सेन है, एस एन सेन। राज हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, राज्य हड़प की नीति को लागू किया था किसने लागू किया था, तो डलहौजी ने लागू किया था। क्रीमियन युद्ध, जो कि 1854 से 1856 के बीच हुआ था। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको, तो रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है, किस युद्ध से संबंध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, किसे कहा जाता है,
लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था कहाँ? 1857 के विद्रोह के बाद नील विद्रोह हुआ था तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण जो पुस्तक है लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, उसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस किताब का, कोई भी एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, बघेरा विद्रोह हुआ था कब हुआ था? बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 से 1833 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। असम में हुआ था। पूछता अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1840 में। कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1840 में, जवाहरमल एवं राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कब हुआ था? तो 1840 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भगत जवाहरमल एवं राम सिंह के बीच में हुआ था। राम सिंह कूका के द्वारा हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। और कब से कब तक हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था मुंडा विद्रोह? तो मुंडा विद्रोह हुआ था जो कि आदिवासियों का विद्रोह था। ये 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह संबंधित है। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1875 को हुआ था। 18 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में भी बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिवस मनाया जाता है। मोपला विद्रोह हुआ था कब हुआ था? मोपला विद्रोह तो 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 के केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था और कब किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में लाया गया था। लॉर्ड लीटन लाया था वर्ना प्रेस एक्ट को, और इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने, रद्द किया था इसको। 1878 में आया था। तो कौन लाया था? तो लॉर्ड लीटन ने लाया था। और 1882 ईस्वी में कौन ख़त्म किया था? तो लॉर्ड रिपन ने ख़त्म किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, या आधुनिक भारत का पिता, या युगदूत, इन सभी नाम से किनको जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, भारतीय आधुनिक आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था 1815 में। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ? कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा किसने का उपाधि दिया था? तो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी कब?
राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? बताइएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में, जो कि कोलकाता में है, वहाँ किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद के बचपन का नाम था, विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, किसने? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना तो 7 अप्रैल 1875 को हुआ था, दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, जिनका नाम मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। ने बम्बई में किया था। कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। आगे है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। आगे है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे स्वराज शब्द का प्रयोग। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती